हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं असफर और इस वीडियो में टोटल पढ़ेंगे हम लोग 80 सवाल। तो देखना है किसमें कितना है दम, कौन कितना तैयारी कर रहा है। 80 नंबर में कौन सा बंदा है या कौन बंदी है जो 80 में 80 लाएगा, या तो फिर 70 से तो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सोच लगा आखिर तक देखना, बहुत ही मजा आएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, ये मत सोचना बंदा कि मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो ये यूपी से है या झारखंड से। सभी बोर्ड के लिए यहाँ पे मैं लिख दूँ, सभी बोर्ड के लिए साइंस सभी बोर्ड के लिए समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आना चाहिए। जो टारगेट मैं दिया हूँ टारगेट पूरा होना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सवाल है, सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए यहाँ पे 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है 8 मीटर पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसका ये निर्वात में चाल होती है। ठीक है, सेकंड सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अवतल दर्पण का। तीसरा सवाल देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है या दुगुनी होती है या 3 गुनी होती है या चौथाई होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी। आप पढ़े हो ना, a बराबर r/2, सॉरी a बराबर r/2। तो देखिए वक्रता त्रिज्या r है, r का क्या हो गया, ये f जो है आधी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चौथा सवाल है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सॉरी यहाँ पे लगा दिया हमें ये वाला वाटर मार्क लगा दिया, इसलिए सही नहीं दिख रहा। चलो, तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, उत्तल मिरर का, अवतल मिरर का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर के जो गाड़ी में लगा होता है ना, उत्तल दर्पण रहता है ना, उत्तल दर्पण, उत्तर मिरर ही बोलते हैं इसको। ठीक है, दर्पण को हम मिरर बोल दिया गया है। देखिए पांचवा सवाल बोलता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। अब लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/f होता है ना, P बराबर 1/f होता है, तो 1/20 सेंटीमीटर है। और आपको पता है ये जो पावर होता है, जो डायोप्टर होता है, क्षमता जो होता है वो हमेशा मीटर में होता है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग करेंगे, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 100/20, तो 20 25 100 कितना आ गया 5 डायोप्टर। और ये प्लस की माइनस, तो ये होगा प्लस, क्योंकि लेंस है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए ये भी होगा धनात्मक, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। ओके, तो चलो अगला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, जो स्नेल के नियम के अनुसार कौन यहाँ पे सेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन आई बराबर साइन आर, और साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई माइनस साइन आर। तो आपको पता है स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, जब प्रकाश की एक किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित हो जाती है। और ये आप डिफिनेशन याद कर चुके, किसका डिफिनेशन ये है, प्रकाश का अपवर्तन का है, प्रकाश का परावर्तक का है, या प्रकाश का विक्षेपण का है, इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े हैं प्रकाश का अपवर्तन का ये डिफिनेशन है, परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व पथ से, मतलब अपने जो उसका जो रास्ता है उस रास्ता से विचलित हो जाता है, अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आठवां सवाल देखिए, दंत विशेषज्ञ यानी कि जो दांत वाला जो डॉक्टर होता है ना, किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो दंत विशेषज्ञ जो होता है ना, वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मरीज के जो दांत है ना उसमें जो प्रॉब्लम है वो बड़ा बड़ा दिख पाए। आंसर भी हो गया। चलिए ये सवाल देखिए, 9 सवाल है कि बोलते हैं एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, मतलब कि एक कूलाम में कितना प्रोटॉन होता है। और आप पढ़े होंगे जी
कि एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन का रहेगा वही प्रोटॉन का रहेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सवाल ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि एक विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, मतलब एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होता है, कहने का मतलब ये हो रहा है, ठीक है। 10वां सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बहुत बार सवाल पढ़ चुके हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, उष्मीय प्रभाव, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। 11वां सवाल देखिए, लघु पतन जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है उस समय जो परिपथ में जो विद्युत धारा का जो बहती जो मापन होता है क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होती है, बहुत अधिक बदलता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो आपको यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं होता है क्या, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बदलता नहीं बल्कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ा दिया है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है कॉपी किताब का जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या अमोनिया। तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। 13 सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, या दोनों को, या कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए किस लेंस को अपसारी कहते हैं। अपसारी का मतलब फैल जाना, अपसारी का मतलब फैल जाना, और इसको बोलते हैं अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी, और उत्तल लेंस को बोलेंगे क्या, अभिसारी। और दर्पण में जस्ट इसका उल्टा होता है कि अवतल दर्पण को बोलेंगे अभिसारी और उत्तल दर्पण को बोलेंगे अपसारी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दर्पण में और लेंस में अभिसारी अपसारी एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। 14 सवाल पढ़ते हैं कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना। पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है, वो होता है परितारिका, जिसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। यानी कि 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत यानी कि एसी जो विद्युत उत्पादित हो कितना होता है, आपको पता है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज। तो होगा इसका क्या होगा, 50 हर्ट्ज होगा, यानी कि आंसर इसका ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। 16 सवाल पढ़ते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होता है किस रंग का होता है। घरेलू में जो विद्युत परिपथ में जो यूज करते हैं उदासीन तार, वो किस रंग का होता है, लाल, हरा, काला या पीला। तो 16 का आंसर होगा काला होता है। क्या होता है, काला होता है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोलता है। सवाल बोलता है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, मीथेन और इथेन, इनमें से कोई नहीं। तो एलपीजी का पूरा फॉर्म जानते होंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी कि 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। याद रखिएगा एलपीजी का मुख्य अवयव है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। 18 सवाल पढ़ते हैं, Zn प्लस CuSO4 और अभिक्रिया हो करके क्या बना, ZnSO4 बन गया, CO को भेज दिया अलग। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुआ, देख रहे हैं, इसको यहाँ पे आके मिल गया, इसको भगा दिया यहाँ से, तो ये बन गया विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, विस्थापन, जिसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अगर दो ठो करता तो द्विविस्थापन होता है। 19वां सवाल है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये ऑप्शन में गड़बड़ी कर दिया जी, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन उपचयन भी होता है और उष्माक्षेपी भी होता है, ठीक है। जो आंसर ए दे रहे हैं और जो आंसर सी दे रहे हैं, दोनों का दोनों आंसर सही है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, अगर एग्जाम में अगर सवाल ऐसा कन्फ्यूजन करेगा ना तो नंबर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। या तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन गलत दे दे तो सब बंदा का एक नंबर बढ़ा देगा, वो बोर्ड के नियम ऐसा है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा बहुत कम होता है। तो श्वसन की अभिक्रिया किस प्रकार के, उपचयन की अभिक्रिया क्या होता है, श्वसन अभिक्रिया होता है, और उसमें छेपी भी बोलते हैं श्वसन अभिक्रिया को, ठीक है। तो चलिए आप 20वां सवाल पढ़ते हैं। चलिए 20वां सवाल देखिए,
अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है। बिल्कुल तो सही बात है कि अम्ल या क्षार के बीच अगर अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या तो फिर अपचयन अभिक्रिया। तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला सवाल है, नम वायु की उपस्थिति में, नम यानी कि वायु जब नम होती है तो उस टाइम पूरा नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद जंग लग जाता है। जो मतलब नम, जब वायु जब नम होती है, जैसे ठंडा के दिन में हो गया या तो गर्मी में कहीं कहीं शुष्क हवाएं चलती है ना, तो उस टाइम देखेंगे तो लोहे की जो वस्तु बनी हुई है उसमें जो है ना कुछ समय बाद जो है जंग लग जाता है। कारण क्या है? इस क्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। क्रिया का क्या होता है? संक्षारण या उदासीनीकरण या अपघटन। तो इसको बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। सवाल बहुत ही मजेदार का सवाल दिख रहा है ना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। और सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र बोला है। संगमरमर, संगमरमर, ठीक है। संगमरमर एक्चुअली पत्थर का नाम है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 MgCO3 CaHCO3 MgHCO3 तो संगमरमर का है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 23 सवाल है, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न से किससे निकाला जाता है? लिटमस जो होता है, लिटमस पत्र बोलते हैं ना, बैगनी कलर का। रियल कलर क्या होता है? बैगनी होता है। तो आपको पता है कि जो नीला को लाल करता है अम्ल के कारण होता है। जैसे लिटमस पत्र को डालिएगा तो नीला डालिएगा तो लाल कर देगा, तो उसको बोलेंगे अम्ल है। लाल को नीला कर देगा तो उसको बोलते हैं क्षार बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि लिटमस जो विलियन होता है जो बैगनी कलर का होता है, कैसा होता है? बैगनी रंजक होता है। और वो कहाँ से? लाइकेन के से प्राप्त होता है। लाइकेन, लाइकेन कहीं कहीं लिचेन, लिचेन बोलता है। लिचेन कहीं कहीं लिखा रहेगा, लिचेन या तो लाइकेन, ठीक है, याद रखिएगा। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जीवाणु रहित का मतलब जीवाणु को खत्म करना। जीवाणु रहित मतलब जीवाणु को खत्म, ऐसा मतलब समझना कि जीवाणु रहित मतलब जीवाणु रहेगा नहीं। जीवाणु को खत्म करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? धोबन सोडा को, बेकिंग पाउडर को, फिटकरी को या विरंजक चूर्ण को, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ना जी जल को शुद्धिकरण करने में। 24 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगला सवाल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी किसका सूत्र देखिए? MgHO2, याद करिए MgOH2, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के जलीय विलयन को निम्नलिखित में किस में उपयोग करते हैं? एंटासिड में या एनाल्जेसिक में, एंटीबायोटिक में या एंटीसेप्टिक में। तो जब आपका जो पेट गड़बड़ हो जाता है ना, अनपच हो जाता है, तो एंटीसेड नाम का दवाई खाता है ना, उसमें यही होता है मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है, ठीक है। क्या रहता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 26 सवाल है कि स्टेनलेस स्टील में से धातु है। स्टेनलेस स्टील तो पता होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील जो है लोहा का है, निकेल है और क्रोमियम, ठीक है। देखो लिखा ले रहा है ऐसे, क्रोमियम, लोहा निकेल क्रोमियम। तो ऑप्शन तो इस फिर दे रहा लोहा, तो फिर लोही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लोहा हो गया आंसर। 27 सवाल है, सीने बार किसका है? तो कितना बार तो पढ़ सकते? सीने बार, सीने बार, सीने 12, 12 पारा, इस तरह से सीने 12 पारा, है ना। सीने बार किसका है? तो पारा का। इस तरह से याद करना यार, और क्या बात है, ठीक है। और है यहाँ पे 28 सवाल है, एथेनॉल का क्रियाशील समूह। देखिए क्रियाशील समूह तो एकदम 100% बच्चा की ऑब्जेक्टिव में अगर गेस क्वेश्चन मैं दूं तो क्रिया समूह तो एकदम 100% रहेगा। एथेनॉल के क्या होता है? देखो तो यही तो है ना, ये एथेनॉल बोले तो एल्कोहल से बना है, ठीक है। एल्कोहल ही तो मिलकर बनता है एथेनॉल। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ये देखो CHO, ये आपका क्या है? CHO, ये एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। ये देखिए कीटोन है, कीटोन, और ये कार्बोक्सिल समूह है। 29वां सवाल, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्केन देता है, एथेन, एथीन, इथाइन। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथाइन। क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं? देखो आवर्त सारणी से सवाल इतना हल्का सवाल आया हुआ कि आप सोच नहीं सकते हो। और बोला जाए कि आवर्त सारणी में उदग्र मतलब कि ऐसे ऐसे जो होता है ना, ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं उदग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदग्र बोलते हैं। इस स्तंभ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग भी कहते हैं। और आपको पता है समूह भी बोला जाता है जी। और आवर्त बोलते हैं क्षैतिज कतर को, ऐसे ऐसे 7 पीस रहता है ना, उसको बोलते हैं। और समूह वर्ग कितना है? 18 पीस है, पता है आपको। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं। मजा आ रहा आप लोग को? लाइक वैक करते जाना बच्चा, ठीक है। 33 सवाल है। देखो बेटा यहाँ पे 33 सवाल क्या बोल रहा, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न से कौन है? ठीक है,
ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न से कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो यहाँ पे पता क्या होगा? ऑप्शन होगा टमाटर, है ना जी। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। समझ में आ रहा जी आपको? चलिए 32 सवाल पढ़ते जी। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? और इसका तो कितना बार मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, सूत्र बता चुका हूँ। और आपको याद भी होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? और ये बनता कहाँ? जिप्सम से बनता है। जब 120 डिग्री पे जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फार्मूला CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का होता है। और CaSO4 × ½ H2O बन जाता है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। याद होगा आपको? चलिए तो आप देखें यहाँ पे है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं ना, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है, यानी कि मेथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड, या एथेनोइक एसिड, या टार्टरिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक। क्या होगा? एथेनोइक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 33 का सी होगा। और मेथेनोइक जानते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, जिसको बिच्छू काटता है, जिसको बिच्छू के डंक में रहता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। चलिए जी, ये सवाल है मस्तिष्क से। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या काम में आता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर की संतुलन बनाने के लिए। तो और इनमें से सभी। तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी काम आता है, हृदय स्पंदन के लिए भी काम आता है जी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी काम आता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए तो अगला सवाल पढ़ लेते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है सवाल देखिए। ओके, बोलता कि 1 किलोवाट किसके बराबर है? 1 किलोवाट जो है ना वो किसके बराबर, ये बताना है आपको। 3600 जूल, या 3.6 × 10⁻6 जूल, या 36 × 10⁻6 जूल, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है यहाँ पे जूल जो मात्रक है ना, यहाँ पे जो आया हुआ वो मानक रूप में है। मानक रूप में पता क्या होता है? इसको पॉइंट वगैरह देता है। एक्चुअली रियल होता है 36 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 इतना जूल होता है। ऐसे भी रहेगा तो आंसर भी दे सकते हैं इतना जूल। ठीक है। अब इसी को मानक रूप में लिख दिया है तो इसको देखो 10⁻5 लिख सकते हैं। और 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 × 10। बोलो ना भाई, इसको गुना करेंगे तो वही ना आएगा। और 10⁻5 तो कितना हो गया? 3.6 × 10⁻6 हो गया। यही तो जूल लिखा हुआ है यार। चलिए तो अब अगला सवाल देखिए। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप, ब्लड प्रेशर है ना, जानते हैं ना ब्लड प्रेशर का कितना होता है? 120/80 है ना, 120/80 होता है। याद रखना, देखो बंधक अगर रिवीजन आप नहीं करते हो ना तो आपके दिमाग में घूमेगा 80/120 है या 120/80। कभी 80 को ऊपर ले चल जाओगे, कभी 120 को नीचे ले चलाओगे। तो ये मामला गड़बड़ कब होगा? जब आप रिवीजन नहीं करोगे तब। इसलिए रिवीजन में डिवीजन है, नोट कर लो दिमाग में। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त में आयरन का मतलब होता है लोहा होता है ना, आयरन का मतलब। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? उसको बोलते हैं एनीमिया। अब एनीमिया क्या है जी? एनीमिया ना खून की कमी है। चिड़चिड़ाहटपन देखते हैं, चिड़चिड़ाहटपन, दादा दादी बहुत चिड़चिड़ाते होंगे। तो ऐसे ही बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं तो उसका बॉडी में आयरन की कमी हो जाता है। ठीक है, रक्त आयरन की कमी हो जाता है। तो आयरन किसे में पाया था? आयरन तो रक्त में पाया था ना, खून में तो आयरन पाया था, लोहा खून में। तो आयरन की कमी होता है जिसके कारण एनीमिया रोग पहचान है चिड़चिड़ाता। आपका कोई दोस्त लोग चिड़चिड़ाता होगा तो समझ लीजिएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए 38 सवाल देखते हैं। विरेचन द्वारा स्रावित हार्मोन कहते हैं। विरेचन द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो विरेचन ये पुरुष का पार्ट्स है, तो फिर यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 38 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके, अगला सवाल है मास्टर ग्रंथि कौन है? तो आपको पता है मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को, गर्भाशय को, फैलोपियन नालिका को, या अंडाशय को। तो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। ओके, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा। जिसको शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि भी इसका नाम है, पीयूष ग्रंथि। चलिए 40 सवाल पढ़ते हैं। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? बाहरी मतलब मस्तिष्क के जो बाहर वाला झिल्ली होता है उसको क्या बोलते हैं? पायामेटर, ड्यूरामेटर, क्या है? अरेलनाइड, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन होगा बी होगा, ड्यूरामेटर। ठीक है, मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को ड्यूरामेटर बोलते हैं। चलिए अगला सवाल। कौन लैंगिक जनक संचारित रोग नहीं है? मतलब लैंगिक से होने वाला जो रोग है ना, इनमें से 3 है जो
गलत संबंध बनाने से होता है लैंगिक जनन। तो इनमें से एक रोग है जो ऐसा नहीं है, जैसे एड्स हो गया, ये लैंगिक जनन रोग होता है। सिफिलिस भी लैंगिक जनन रोग होता है। गोनोरियो भी लैंगिक जनन रोग होता है। ये टाइफाइड है ना, गंदा पानी पीने से, खराब पानी पी लेने से टाइफाइड वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो यही आंसर होगा। अगला सवाल है 42 कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है ऑटोसोम, लिंग क्रोमोसोम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है ना, लिंग क्रोमोसोम, आपको पता है लिंग क्रोमोसोम जैसे कि एक से एक्स होता है ना, एक्स से वाई हो गया, नहीं, ये लिंग क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं। 43 सवाल है जीन शब्द का किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने? मेंडल, डार्विन, जॉनसन या लैमार्क? डार्विन। तो जीन शब्द का प्रस्तुत किसने किया? तो 43 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉनसन। क्या होगा? जोहानसन भी कहीं की किताब में लिखा रहता है, जोहानसन भी लिखा रहता है। ठीक है, तो जॉनसन जोहानसन वही होता है। ठीक है, कि जीन शब्द का प्रस्तुत किया था जोहानसन ने। चलिए 44 सवाल है उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकास के सिद्धांत को लैमार्क, मेंडल, डार्विन या अरस्तु? विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 44 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन ने। क्या हो जाएगा? डी है ना, सॉरी ऑप्शन सी। वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डार्विन। 45 सवाल है ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? मतलब ओजोन परत जो खत्म हो रहा ना, जो नष्ट हो रहा ना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? CO2, SO2, CFC या NO2? तो ओजोन परत के लिए CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो AC से एरोसोल हो गया, या तो AC से हो गया, या तो फिर आप रेफ्रिजरेटर से ये सब मतलब CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते। ओके, चलिए तो अगला सवाल फटाफट कर लेते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर आपको लॉन्ग सवाल दिखा देंगे। अमृता देवी विसोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी विसोई, खेल में, शिक्षा में, जैव संरक्षण में, सभी में? तो 46 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी, जैव संरक्षण में। अमृता देवी विसोई पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैव संरक्षण में। 47 सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी? देखो इतना हल्का हल्का सवाल आ गया यार, तो मतलब कि मामला गड़बड़ा लग रहा है, इतना सारा पढ़ा दिया आपको, और आप तो इससे ये था तो बच्चा वाला सवाल लग रहा ना। तो सवाल ऐसे ही रहेगा एग्जाम में, टेंशन मतलब एकदम 90 में 90 लाना है। जितना सवाल है ना एकदम 100% टारगेट लेके चलना है आपको, एक नंबर मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों में बता दें 7 होता है क्षैतिज कतार। उदग्र बोलता तो 18 होता है, क्योंकि उदग्र को वर्ग बोलते हैं, समूह बोलते हैं, और ये क्षैतिज कतार को आवर्त बोलते हैं। लास्ट सवाल है कि हृदय के से रक्त जो रुधिर होता है ना संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा, निलय के द्वारा, या आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी? तो हृदय से रक्त को जो संपूर्ण शरीर में जो पंपिंग होता है वो निलय के द्वारा, किसके द्वारा होता है? निलय के द्वारा होता है। अब यहाँ पे 48 सवाल हो गया खत्म। 40 सवाल तो मिनिमम सबको बनना चाहिए। अगर किसी को 40 सवाल नहीं बनता है तो मैं तो उनसे यही गुजारिश करूंगा बच्चा कि बस एकदम मन ला के पढ़ लो अभी से भी। अब आ गया लॉन्ग सवाल। देखो लॉन्ग सवाल ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अच्छा यहाँ आगे पीछे हो जा रहा। पहले तो ये देख लीजिए, आपका सवाल 1 से 8 तक है और किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, 4 यानी कि 4 दूना 8 नंबर। प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर बताना है। ठीक है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? इसका ऐसा माथक लिखना है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट यहीं पर ही मैं इसको सुधार लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये देखिए क्या बोलता है। बोलता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको लघुपतन क्या है? लघुपतन से आप क्या समझते हैं? ये भी देखिए। प्रतिवर्ती धारा अदृश्य धारा में क्या अंतर है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा। आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखे। गोलीय विपथल से क्या समझते हैं आप? ठीक है, और ये सवाल देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता की में क्या संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 सवाल आपको बनाने के लिए आना चाहिए कम से कम। ठीक है, तब मिलेगा 8 नंबर। दीर्घ सवाल देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। या तो फिर यहाँ पे है विद्युत मोटर क्या है? इसका सिद्धांत क्रियाविधि वर्ण का। बहुत इंपॉर्टेंट विद्युत मोटर वाला। ठीक है, आपको गैस में मैं देने वाला हूँ विद्युत मोटर का। ठीक है, और इनमें से किसी एक ही का आंसर देना है, तब मिलेगा 6 नंबर। अगर आपको बनाने के लिए आ गया तो 6 नंबर के आप हकदार हो गए। केमिस्ट्री में देखें कि 11 से 17 सवाल है, 11 से 17 तक है, और केवल इसमें भी 4 सवाल देना है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के क्यों आवश्यक है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? ड्यूरालुमिन क्या है? आपको पता है, एक में से धातु है या कैसे बनाया जाता है? खनिज अयस्क में क्या? सब देखो ये सब सवाल बहुत बार मैं करा चुका हूँ। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताएं।
अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये सब बताया हूँ। देखो आपको ना सब्जेक्टिव वीडियो का PDF चाहिए ना, सब्जेक्टिव वीडियो का वीडियो चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो, तो प्ले लिस्ट में जाओ। अब प्ले लिस्ट में लिखा हुआ साइंस क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव, सोशल क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, अयस्क क्या है, अयस्कों का संधारण क्यों किया जाता है, इसके अयस्क के संधारण के लिए विधि लिखना है, तो 5 नंबर मिलेगा, दोनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। चलो बायोलॉजी सवाल देखते हैं जी। देखो बायोलॉजी सवाल यहाँ पे दिया हुआ 20 से लेकर 26 तक दिया हुआ है, यानी कि 7 सवाल दे दिया है, 4 5। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, सवाल कितना बनाना है, 4 सवाल का आंसर देना, ठीक है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका के ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर, कितना बार मैं पढ़ाया हूँ। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र बनाया, ये भी मैं एक वीडियो बनाया था। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता में क्या अंतर है, पोषी स्तर क्या है, आहार श्रृंखला के क्वेश्चन चाहिए। वन की कटाई का वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीवाश्म में क्या है, तो ये सब जीवाश्म तो मैं बताया हूँ, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो लगभग मैं बता चुका हूँ आपको जी, आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। और देखो सवाल है नेफ्रॉन, अरे बाप रे एकदम हाईलाइटेड बच्चा, नेफ्रॉन या न्यूरॉन क्रियाविधि एकदम नोट कर लो। मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, देखो आगे ना तंत्रिका तंत्र, ये क्या है तंत्रिका तंत्र, ये तो न्यूरॉन है। मस्तिष्क का स्वच्छ अच्छा मस्तिष्क के बारे में बोल रहा है, ठीक है। मस्तिष्क का नामांकन चित्र बनाना है और मस्तिष्क का कार्य भी लिखना है, मतलब कौन कौन मस्तिष्क का पार्ट्स होता है, उसका काम क्या है, तब आपको मिलेगा 5 नंबर। तो समझ में आ रहा, कुछ समझ में आया आपको, समझ में क्या आया आपको, समझ में यही आया है कि आपको करना क्या है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और मुझे कमेंट करके बताओ पहले आप अपना प्यारा सा कमेंट करो पहले कि कितना आंसर बनाया आप, कितना आंसर आपका आया, ठीक है। हाँ तो फिलहाल अब इस वीडियो को लाइक करते अब लास्ट करेंगे, लेकिन मुझे आपसे ये कहना है जी कि अगर आप पहली बार आए तो इसको क्या करना आपको पता है, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, लाइक वाइक करते रहिए। लाइक वाइक नहीं करते बहुत खराब काम करते, लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं लास्ट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। आपका कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करो, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके दैट्स ऑल, बाय बाय बाय।